हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अपना कोर्स काफ़ी आगे तक ले आए हैं और हमने मैकियावेली भी कंप्लीट कर लिया है। आज हम फिर से एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं और उस अध्याय का नाम है थॉमस हॉब्स। थॉमस हॉब्स 1588 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और 1679 यानी 79 में इनका देहांत हो गया था। इनका परिचय यही है कि थॉमस हॉब्स समझौते के सिद्धांत को केंद्रीय विचारों में रखते हैं और उसके बाद में ये इंग्लैंड के रहने वाले थे। थॉमस हॉब्स इंग्लैंड के रहने वाले थे। इनकी प्रमुख पुस्तक का नाम है लेवियाथन। लेवियाथन इनकी प्रमुख पुस्तक है। इंग्लैंड के रहने वाले थे और इन्हें संप्रभुता का प्रामाणिक व्याख्याता माना जाता है। कि संप्रभुता शब्द का प्रयोग हमने सबसे पहले मैकियावेली के शब्दों से सुना था, लेकिन मैकियावेली ने संप्रभुता शब्द का ही प्रयोग किया था, उसकी व्याख्या नहीं की थी। उसकी व्याख्या थॉमस हॉब्स ने की है और थॉमस हॉब्स इंग्लैंड के रहने वाले थे। प्रमुख पुस्तक लेवियाथन में उन्होंने अपने संप्रभुता की प्रामाणिकता को प्रस्तुत किया। तो शब्द सुनते आ रहे हैं संप्रभुता की हमने शुरुआत की है और हम ये बोलते हैं कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, जिसका अर्थ ये होता है कि भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है। उस पर किसी बाहरी शक्ति, विदेशी शक्ति का कोई दबाव नहीं है। वो प्रत्येक निर्णय अपने स्वयं विवेक से लेता है। यही है संप्रभुता। और यदि हम इसे अपने ऊपर लेते हैं कि हम सब अपने अपने संप्रभु हैं, उसका अर्थ भी यही होता है कि हमको क्या करना है ये हम स्वयं डिसाइड करते हैं कि हम स्वयं अपने संप्रभु हैं। कब सोना है, कब उठना है, कब पढ़ना है, कब नहाना है, कब कहीं जाना है, ये स्वयं हमारे अपने निर्णय हैं और इस पर किसी बाहरी दबाव का हम अनुभव नहीं करते। तो वही संप्रभुता, जिस शब्द का प्रयोग मैकियावेली ने सबसे पहले किया, उसे प्रामाणिक रूप से थॉमस हॉब्स ने, शॉर्ट में इन्हें केवल हॉब्स बोलते हैं, तो हॉब्स ने संप्रभुता की प्रामाणिकता को प्रकट किया और समझाया कि किस रूप में जिस राज्य की हम बात करते हैं वो राज्य और जिस संप्रभुता की हम बात करते हैं वो संप्रभुता, दोनों अलग अलग चीजें हैं। लेकिन कैसे तो राज्य अस्तित्व में आया और कैसे संप्रभुता अस्तित्व में आई, इस चीज की उन्होंने व्याख्या प्रस्तुत की है। तो हॉब्स का मानना है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और बहुत सारे निर्णय वो समझौते के माध्यम से लेता है। और वो समझौता किस रूप में हो सकता है? जैसे हम एक शादी की बात ही करते हैं कि शादी भारत में एक विशेष निभाया जाने वाला समझौता है, तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये समझौता ही तो है। जिस व्यक्ति को हमने कभी देखा नहीं, कभी जाना नहीं, उसके संग हम जीवन बिताने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो क्या है? जीवन बिताने का अर्थ ही है कि उससे हमने एक समझौता कर लिया कि वो हमारी रक्षा, सुरक्षा, भरण पोषण की जिम्मेदारी लेता है और बदले में हम उसकी समस्त सामाजिक दायित्वों में उसकी सहभागी बनेंगे। तो ये समझौता ही तो है। तो वही समझौता क्या है कि एक समझौते के द्वारा थॉमस हॉब्स ने बताया कि राज्य और संप्रभुता की उत्पत्ति हुई है। तो वो समझौता क्या था और किस प्रकार से संप्रभुता की उत्पत्ति हुई, इसे अब हम थॉमस हॉब्स के शब्दों में पढ़ेंगे और याद करने के लिए हमें कहानी के रूप में इसे याद करना होगा। कि जैसे हम छोटा सा गेम भी खेलते हैं, छोटे छोटे से बच्चे जब गेम खेलते हैं, पकड़म पकड़ाई या सतोलिया या छुपन छुपाई, तो क्या करते हैं? वो इकट्ठे हो जाते हैं और कहते हैं पुग लेते हैं और या फिर नंबरिंग कर लेते हैं कि कौन दाम देगा और कौन लोग उसको गेम को फॉलो करेंगे, किस नियमों के अनुसार करेंगे। मतलब नियम तय कर ले, पुगने का अर्थ है नियम तय कर लेते हैं कि किस प्रकार से अग्रिम गेम को आगे बढ़ाया जाएगा।
तो ऐसे ही नियमों की बात थॉमस हॉब्स ने की, और वो नियम, वो समझौता ही था जिसकी वजह से राज्य और संप्रभुता की उत्पत्ति हुई। तो मैं शब्दों का इस्तेमाल कर रही हूँ हॉब्स के। तो हॉब्स ने अपनी पुस्तक में लिखा कि समस्त मानवता में शक्ति वृद्धि की लिप्सा शाश्वत और अत्यधिक तीव्र रूप में बनी रहती है, कि प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि उसकी शक्ति में वृद्धि हो, और मनुष्य की यह लिप्सा तभी लुप्त होती है जब उसकी मृत्यु हो जाती है, यानी शक्ति प्राप्ति की इच्छा उसकी मृत्यु के बाद ही समाप्त होती है। यह प्रवृत्ति इसलिए नहीं होती कि अधिक शक्ति प्राप्त कर लेने पर मनुष्य अधिक आनंद का अनुभव करता है, बल्कि इसलिए होती है कि वह यदि ऐसा न करे तो इस बात का क्या आश्वासन कि जितनी शक्ति उसके पास है वह बनी रह सके। अतः हॉब्स संप्रभुता का प्रामाणिक व्याख्याता है। उसने समझाया कि समझौते द्वारा संप्रभुता व राज्य की उत्पत्ति हुई है। इस कोटेशन में ये समझाने का प्रयास किया हॉब्स ने कि प्रत्येक मनुष्य में शक्ति प्राप्त करने की इच्छा बनी हुई है, और ये इच्छा उसमें हमेशा बलवती रहती है। जब मृत्यु हो जाती है तभी समाप्त होती है। ऐसा क्यों होता है? इसका अर्थ ये नहीं कि ज्यादा शक्ति प्राप्त करने से उसकी जो वो अधिक आनंद का अनुभव करता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि उसकी इच्छा ये रहती है कि जिस शक्ति का वो प्रयोग बना हुआ है आगे तक वो शक्ति एज इट इज बनी रहेगी। इस बात की क्या गारंटी है, इस बात का क्या आश्वासन है? इसलिए वो सदैव अपनी शक्ति को बनाए रखता है। तो हॉब्स ने जो बताया उसे प्रोफेसर जोन्स ने भी उसका समर्थन किया और कहा कि प्राचीन सिद्धांत को नवीन सिद्धांत से अलग करने वाली कोई अन्य धारणा इतनी स्पष्ट नहीं है जितनी की संप्रभुता की धारणा। हम पढ़ते हैं समझौते द्वारा किस प्रकार से राज्य व संप्रभुता की उत्पत्ति हुई। हॉब्स के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति ने प्राकृतिक अवस्था में सामाजिक जीवन जीने की भावना निहित थी, इसलिए वे परस्पर एक समझौते कर एक संप्रभु राज्य की स्थापना करते हैं, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर यह समझौता करता है कि वह उनका अधिकृत प्रतिनिधि है। सभी व्यक्ति इस प्रतिनिधि को अर्थात संप्रभु के आदेशों का पालन करेंगे, और जो उनके आदेशों का पालन नहीं करेगा संप्रभु उसे दंड देगा। यह दंड व भय व्यक्ति को समझौते के उल्लंघन से रोकता है। अतः हॉब्स का कहना है कि बिना शक्ति के समझौता मात्र कागज का ढेर होता है। इस प्रकार हॉब्स समझौते द्वारा निरंकुश संप्रभुता की स्थापना करता है। कि हमें ज्ञात है कि मनुष्य का जीवन कैसे प्रारंभ हुआ था, प्राकृतिक अवस्था से। हॉब्स का मानना है कि प्राकृतिक अवस्था का अर्थ है आदि मानव की स्थिति, जब मनुष्य जंगलों में रहता था, कंदमूल फल खाता था। उसकी मुख्य आवश्यकता यही थी कि उसे जीना है, मतलब जीवन जीने की चाह व्यक्ति में मुख्य रूप से पाई जाती है। और जीवन जीने के लिए जंगल में चारों तरफ संकट का जो माहौल था, उस संकट से उबरने के लिए प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को संरक्षित व सुरक्षित रखना चाहता था। हम जानते हैं कि जंगल में जीवन बड़ा दुष्कर होता है। जंगली जानवर है, उन्हें भी भूख लगती है, और भूख का जो प्रभाव जब उनके ऊपर पड़ता है तो वो शिकार करने निकलते हैं, और शिकार में कोई भी व्यक्ति उनका शिकार बन सकता था। ये सोच जब डेवलप हुई कि हमें जीवन जीना है तो हमें सुरक्षित जीवन जीना है, हम इन जंगली जानवरों का सामना अकेले रहकर नहीं कर सकते, तो हमें संगठित होकर इन जंगली जानवरों का सामना करना होगा
और फिर अपने जीवन को सुरक्षित बनाना होगा। ये विचार जब व्यक्तियों के मन में आया तो उन्होंने क्या किया, अपने आप को इकट्ठा करके संगठित करके रहना प्रारंभ किया। और उसी संगठन में छुपी हुई थी संप्रभुता की बात। जब लोगों ने सामूहिक जीवन शुरू किया तो सामूहिक जीवन में अब ये प्रश्न उठता था कि निर्णय क्या होंगे, किस प्रकार से हम कोई कार्यों को अंजाम देंगे। तो उन कार्यों को कार्यविधि क्या होगी, ये समझने के लिए उन्हें एक प्रतिनिधि की आवश्यकता महसूस हुई जो उनका नेतृत्व कर सके। तो आवश्यकता आविष्कार की जननी है, ये हम सब जानते हैं। तो जब एक प्रतिनिधि की नियुक्ति की बात आई तब सब प्रतिनिधियों ने एक ऐसी शक्ति की आवश्यकता महसूस की कि एक ऐसे व्यक्ति को शक्ति दी जाए कि जो सभी व्यक्ति उसके आदेशों का पालन करें, और जो उसके आदेशों का पालन नहीं करेगा तो वह प्रतिनिधि उन्हें दंड देगा और वो दंड उन्हें स्वीकार करना होगा। तो ये जो सोच थी और इसी सोच ने संप्रभुता की उत्पत्ति कर डाली। तो इसलिए हॉब्स ने इस विचार को स्पष्ट रूप से उसकी व्याख्या की कि वह प्रतिनिधि जो सबका नेतृत्व करता होगा उसे संप्रभु का नाम दिया। हॉब्स ने संप्रभु का नाम दिया और संप्रभु क्या करेगा कि सभी कानूनों का जो भी नियम होंगे उन्हें तय करेगा, और जो व्यक्ति उन कानूनों का पालन नहीं करेगा, यानी एक डर पैदा किया गया कि उस डर से व्यक्ति समझौते को तोड़ने की हिम्मत नहीं कर सकेगा। यदि समझौता नहीं होता तो वो मात्र कागज का ढेर होता, जैसा हॉब्स ने माना है कि बिना शक्ति के समझौता क्या था, एक कागज के ढेर के समान है और वो हवा आते ही उड़ जाएगा। लेकिन यदि समझौता शक्तिशाली है, उसमें शक्ति है, वो बलवती है, तो कोई भी व्यक्ति उस दंड को भोगने से बचेगा और समझौते को तोड़ने के लिए समझौते को मानने के लिए बाध्य हो जाएगा और समझौते को तोड़ने की सोचेगा भी नहीं। यानी संप्रभु जो व्यक्ति है वो शक्तिशाली हो और नेतृत्व करता हो, वही व्यक्ति संप्रभुता की मांग कर सकता है। सामान्य व्यक्ति होते हैं सभी लोग, लेकिन सामान्य में से जो व्यक्ति शक्तिशाली है वही असामान्य हो जाता है और उस गुण को उससे उभारा जाता है और वहीं से शुरुआत होती है संप्रभुता की। तो जो हॉब्स ने कहानी बताई, उस कहानी की सच्चाई यही थी कि इसी तरीके से संप्रभुता की उत्पत्ति हुई और इसी वजह से राज्य की उत्पत्ति हुई। राज्य का मतलब व्यक्तियों का संगठित समूह, और संगठित समूह में एक व्यक्ति नेतृत्वकर्ता जो बन जाता है उसे उसने संप्रभु कहा है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी समझ में आई होगी। इस प्रकार हॉब्स ने समझौते द्वारा मनुष्य को अराजक अवस्था से निकालकर सामाजिक जीवन प्रदान किया, और यह नव स्थापित संस्था राजनीतिक समाज में व्यक्तियों ने अपनी प्राकृतिक अधिकार संप्रभु को प्रदान किए और संप्रभु ने उनकी रक्षा का उत्तरदायित्व अपने कंधों पर ले लिया। इस प्रकार निरंकुश सत्ताधारी संप्रभु की स्थापना हुई, जिसे हॉब्स ने नश्वर देव या लिवियाथन की संज्ञा दी है। तो हॉब्स के अनुसार अब तक मनुष्य अराजक स्थिति में रहते थे। अराजक स्थिति का अर्थ ये है कि या तो उनकी मुठभेड़ जंगली जानवरों से होती थी या फिर वो आपस में ही झगड़ा करते रहते थे। इससे सदैव संघर्ष की स्थिति बनी रहती थी और उस अराजक स्थिति से उठकर अब मनुष्य ने एकता वाला सामाजिक जीवन ग्रहण कर लिया था और उसी एकता वाले सामाजिक जीवन को जीने के लिए संप्रभुता की शुरुआत हुई। और उसी संप्रभु या प्रतिनिधि को हॉब्स ने अपनी पुस्तक लेवियाथन, जिसका हिंदी अनुवाद है नश्वर देव,
कि कभी भी नष्ट नहीं होने वाला देवता के रूप में उसकी उपासना की है। अब हम उसकी विशेषताओं की तरफ आगे बढ़ते हैं कि इस तरीके से अराजक स्थिति से उठकर मनुष्य ने सामाजिक जीवन जीना शुरू किया और वही सामाजिक जीवन राज्य कहलाया और उस राज्य को चलाने वाला व्यक्ति संप्रभु, आदेश देने वाला व्यक्ति संप्रभु कहलाया। तो उसकी विशेषताओं में पहली विशेषता है संप्रभु सभी विधियात्मक शक्तियों का स्रोत होगा। विधियात्मक शक्ति का मतलब कानून बनाने की शक्तियों का स्रोत है कौन? संप्रभु। और इस तरीके से वो संप्रभु को क्या कहता है कि वो निरंकुश शासन व्यवस्था को उसने अंजाम दिया, कि निरंकुश जो शक्ति का भंडार था, ऐसा व्यक्ति निरंकुश शासक बनकर उभर कर सामने आया। तो पहली विशेषता है कि संप्रभु समस्त विधियात्मक कानूनों का स्रोत है, अर्थात समस्त प्रजाजन के लिए मान्य होने वाले कानूनों का निर्माण करने की शक्ति संप्रभु में होगी। इस प्रकार किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह को समस्त समाज की ओर से यह निर्णय करने का अधिकार हो कि समाज की शांति और सुरक्षा के लिए क्या करना उचित है। हॉब्स के अनुसार यह शक्ति मात्र संप्रभु में निहित होगी और संप्रभु ही कानूनों की व्याख्या भी करेगा, लेकिन इन व्यक्तियों के प्रति उत्तरदायी नहीं बना, वरन जनता ही उसके आदेशों को कर्तव्य समझकर पालन करेगी। कि जो भी कानूनों का निर्माण हुआ है वो संप्रभु करेगा। और संप्रभु में जैसा पहला उसने बताया कि जब राज्य की उत्पत्ति हुई तो संप्रभु का चुनाव हुआ, तो संप्रभु का चुनाव व्यक्तियों ने किया और संप्रभु ने उन्हें संरक्षण और सुरक्षा की गारंटी दी, अपना उनका उत्तरदायित्व उसने ले लिया। लेकिन यहाँ पर वो कहता है कि ये विधि मतलब कानून बनाने की शक्तियों का स्रोत जो संप्रभु था, उसमें वो उन्हें सुरक्षा की गारंटी नहीं देता या उसके आदेशों की को मानने के लिए वो बाध्य करता है और कहता है कि जो भी कानून बनाए जाएंगे उसमें जनता उसके आदेशों को कर्तव्य समझकर उसका पालन करेगी। अगला है संप्रभुता असीमित। संप्रभुताधारी ईश्वरीय व प्राकृतिक किसी भी कानून के लिए वह बाध्य नहीं है। राजकीय कानून संप्रभु की आशाएं मात्र है और वह उनसे ऊपर है। वास्तव में संप्रभु समस्त जनता का प्रतीक है और समस्त जनता व्यक्तियों को अपने में धारण करता है। उसके साथ अनुबंध करने की बात वैसे ही असंगत होगी जैसे स्वयं का स्वयं से अनुबंध करने की बात। कि संप्रभु जो कौन है, उसके पास शक्तियां असीमित है, वो ईश्वर का प्रतीक है। ईश्वर ने उसे इतनी सारी शक्तियों से नवाज कर यहाँ पर जनता के समक्ष भेजा है उन सबकी रक्षा का दायित्व करना। इसलिए संप्रभु से यदि हम कोई समझौता करते हैं तो वो उसी प्रकार होगा जैसे स्वयं से स्वयं के लिए समझौता करना। तो संप्रभुता की शक्ति असीमित है। वो व्यक्ति किसी भी विषय पर किसी से भी संबंधित कोई भी नियम कानून बना सकता है। अगला है संप्रभु प्रशासनिक शक्तियों का एकमात्र स्रोत है। इसका अर्थ होता है कि संप्रभु समस्त प्रशासनिक पदाधिकारियों की नियुक्ति व श्रेणीकरण संप्रभु द्वारा ही किया जाएगा। अतः सभी अधिकारी उसके द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का ही प्रयोग करेंगे, अर्थात पदाधिकारियों की नियुक्ति व पदमुक्ति दोनों ही संप्रभु के हाथों में है। कि संप्रभु प्रशासनिक शक्तियों का स्रोत है, यानी जो भी नियुक्तियां होंगी वो संप्रभु के हाथों से होगी और यदि किसी को पदमुक्त करना है तो वो भी संप्रभु के हाथों से ही होगा। तो किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति और पदमुक्ति का कार्य का स्रोत एकमात्र है और वह है संप्रभु। वही समस्त कार्यों को
अपनाएगा और माना जाएगा। जो भी आदेश होंगे, संप्रभु के आदेश होंगे कि कौन व्यक्ति कौन सा कार्य करेगा। पदों में श्रेणीकरण होता है। श्रेणीकरण का अर्थ होता है उच्चता और निम्नता का आभास जिसमें हो, जो शक्तियों के माध्यम से होता है कि उच्च पदाधिकारी की शक्तियां भी उच्च होती हैं, उससे निम्न अधिकारी की शक्तियां उससे कुछ कम होंगी, उससे निम्न की शक्तियां उससे कुछ कम। इस प्रकार से जब पद सोपान बनता है, श्रेणीकरण होता है शक्तियों का, तो वो सारी की सारी शक्तियां किसके हाथ में है? वो प्रशासनिक शक्तियां संप्रभु के हाथों में होगी। अगला है संप्रभु न्याय का स्रोत, कि जिस प्रकार से संप्रभु प्रशासनिक शक्तियों का स्रोत है, उसी प्रकार से वह न्यायिक शक्तियों का भी स्रोत है। हॉब्स ने शासक को न्याय का एकमात्र स्रोत एवं न्यायाधीशों को उसके अधीन मानकर न्यायिक स्वतंत्रता के सिद्धांत का वर्णन किया है, और न्याय का एकमात्र स्रोत भी संप्रभु है। अर्थ है शासक को न्याय का स्रोत वह न्यायाधीशों को सिंहासन के सिंह कहकर पुकारता है। हॉब्स ने न्यायिक स्वतंत्रता के सिद्धांत का खंडन करते हुए कहा कि संप्रभु को अपराध करने पर भी दंड नहीं दिया जा सकता। इस प्रकार हॉब्स शक्ति विभाजन व नियंत्रण संतुलन सिद्धांत को कोई स्थान नहीं देता। कि हॉब्स ने बताया कि संप्रभु न्याय का भी स्रोत है। न्याय का स्रोत का अर्थ है कि जितनी भी कार्यवाहियां हैं उसमें वह सर्वोच्च स्थान रखता है, और जो संप्रभु ने कह दिया उसे प्रत्येक व्यक्ति को मानना ही होगा। उसने स्वयं को सिंह और अन्य न्यायाधीशों को सिंहासन के सिंह, जैसे सिंहासन पे तो कौन बैठा? संप्रभु। और संप्रभु की चारों तरफ जो बॉडीगार्ड्स हैं वो क्या है? न्याय के सिंह है। वो सिंहासन के सिंह है कि वो सिंहासन को और संप्रभु की रक्षा करेंगे, लेकिन उसके आदेशों को मानेंगे। तो संप्रभु जो है वो शक्तिशाली है, और इतना अधिक शक्तिशाली है कि उसे हटाना, चाहे वो दंड भी क्यों न दे, यदि वो कोई गलत कार्य करता है या उससे कोई ऐसा गलत कार्य हो जाता है, तो उसे दंड देने का कोई भी व्यक्ति अधिकारी नहीं होता है। संप्रभु ही सबसे ऊपर है, न्याय का स्रोत है, प्रशासनिक शक्तियों का एकमात्र स्रोत है। उसके पास संप्रभुता भी असीमित है, और वो विधियात्मक शक्तियों में भी कहीं सर्वोच्चता रखता है। इस तरीके से इन चार शक्तियों के माध्यम से हमने आज ये पढ़ा कि थॉमस हॉब्स द्वारा जो लेवियाथन में, उसकी प्रमुख पुस्तक में, जो उसने संप्रभुता के सिद्धांत का प्रामाणिकता प्रदान की, वो समझौते के द्वारा उत्पन्न हुई है। समझौते से ही राज्य की उत्पत्ति हुई है, और समझौते से ही संप्रभुता की उत्पत्ति हुई है।